sovereign bond issuance. GDP data this morning. Major economies are staring at a recession. हेलो फ्रेंड्स, तो कई बार हमने टीवी या न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा कि जीडीपी 7% बढ़ गई, या अमेरिका रिसेशन में चला गया, या गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ के बॉन्ड इशू कर दिए, या बॉन्ड यील्ड बढ़ने से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। तो इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है? तो आज हम समझेंगे इस एपिसोड में जीडीपी, रिसेशन, डिप्रेशन, बॉन्ड यील्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब क्या होता है। और अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का प्लान कर रहे हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बेसिक फाउंडेशन का काम करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है तो लोन महंगे हो जाते हैं। तो आरबीआई ये डिसाइड कैसे करती है कि इकोनॉमी फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है? तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा जीडीपी। मान लीजिए पूरी इंडिया एक कंपनी है और इसमें हम सब एम्प्लॉयज हैं। तो कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई मोबाइल बनाता है, कोई वीट उगाता है, कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दे रहा है, तो कोई रेस्टोरेंट चला रहा है। तो कंट्री ने टोटल एक साल में कितनी वैल्यू क्रिएट की, इसी को मेजर करता है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल लैंग्वेज में एक कंट्री में एक साल में प्रोड्यूस होने वाली सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी। अब यहाँ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मान लीजिए किसान वीट उगाता है और उसे 20 रुपए में एक फ्लोर फैक्ट्री को बेच देता है। अब फ्लोर फैक्ट्री उस वीट से फ्लोर प्रोड्यूस करती है और 40 रुपए में ब्रेड कंपनी को बेच देती है। अब ब्रेड कंपनी उस फ्लोर से ब्रेड बनाती है और 60 रुपए में कस्टमर को बेच देती है। तो क्या जीडीपी 20 + 40 + 60 = 120 हुई? क्या कंट्री ने 120 रुपए की वैल्यू क्रिएट की है? नहीं, क्योंकि ब्रेड तो सिर्फ 60 रुपए की बनी है। इसीलिए जीडीपी में फाइनल गुड्स एंड सर्विस को काउंट किया जाता है। तो इस केस में जीडीपी होगा 60 रुपीज। इसी रीजन से इकोनॉमिस्ट डबल काउंटिंग को अवॉइड करते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कार इंडस्ट्री ने 40 लाख करोड़ की कार्स प्रोड्यूस करी, किसान ने 35 लाख करोड़ के वीट्स प्रोड्यूस किए, मैन्युफैक्चरिंग 55 लाख करोड़ की हुई और सर्विसेज 120 लाख करोड़ की दी गई। तो टोटल जीडीपी हो गया 250 लाख करोड़। मान लीजिए इस साल जीडीपी 250 लाख करोड़ है और नेक्स्ट ईयर ये 270 लाख करोड़ हो गई, यानी कि जीडीपी 250 करोड़ से 270 करोड़ हो गई। इसका मतलब है कि इकोनॉमी बढ़ी है। यहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़े हैं, इसका मतलब है फैक्ट्री ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, कंपनी ज्यादा सेल कर रही है, लोगों को जॉब्स मिल रही है, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिल रहा है, लोगों को ज्यादा सैलरी मिल रही है, और ब्रीफली बोले तो कंट्री ज्यादा रिचर हो रही है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट जीडीपी को काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सिटीजन इक्वली रिच हो रहा है। हो सकता है जीडीपी ग्रो करे लेकिन इसका बेनिफिट सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज को मिले। इसलिए जीडीपी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन ये परफेक्ट पैरामीटर नहीं है। अब समझते हैं जीएनपी को, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये बताता है कि उस कंट्री के लोग या उसकी कंपनी ने एक साल में टोटल कितनी वैल्यू क्रिएट की। अब ये मैटर नहीं करता कि प्रोडक्शन इंडिया में हुआ या इंडिया के बाहर, इससे जीएनपी काउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडियन कंपनी या इंडियन सिटीजन द्वारा प्रोडक्शन हुआ है तो वो जीएनपी में काउंट होगा। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। टीसीएस अमेरिका में सॉफ्टवेयर बना रहा है तो वो अमेरिका की जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन अर्निंग इंडियन कंपनी कर रही है तो वो इंडिया के जीएनपी में काउंट होगा। इसका रिवर्स एग्जाम्पल भी समझते हैं। मान लीजिए सैमसंग इंडिया में मोबाइल बना रहा है तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन अर्निंग कोरियन कंपनी की हो रही है तो वो कोरिया के जीएनपी में काउंट होगा। तो ब्रीफ में समझे तो जीडीपी पूछता है कि किस देश में प्रोडक्शन हुआ और जीएनपी पूछता है कि किस देश के सिटीजन की अर्निंग हुई। अगर मान लो लोग शॉपिंग्स कम करने लगे, कार्स कम खरीदने लगे, रेस्टोरेंट्स खाली रहने लगे, हायरिंग्स कम हो जाए और ले ऑफ शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये रिसेशन है। इसमें जीडीपी कम होने लगती है और इकोनॉमी कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। टेक्निकल टर्म्स में कहे तो कंपनी कम प्रॉफिट करती है, कंज्यूमर्स कम स्पेंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होती है और फियर ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड। इसमें काफ़ी कंट्रीज रिसेशन में चले गए थे। अगर रिसेशन कुछ महीनों नहीं बल्कि कुछ सालों तक चले, जिसमें इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स कर जाए, बैंक्स कंप्लीटली बंद हो जाए, बिजनेसेस रिकवरी ना कर पाए और लाखों लोग अनएम्प्लॉय हो जाए, तो इसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। इसमें अमेरिका में 25% तक लोग अनएम्प्लॉय हो गए थे। ब्रीफ में बोले तो रिसेशन इज अ शॉर्ट टर्म सीवियर स्लो डाउन एंड डिप्रेशन इज अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कोलैप्स। अब गवर्नमेंट्स को रोड बनानी है, मेट्रो बनाना है, हॉस्पिटल्स, रोड्स, रेलवे, डिफेंस, स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट्स और हजारों दूसरे प्रोजेक्ट। ये सब करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए हजारों लाखों करोड़ रुपए। अब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? सबसे पहले टैक्सेस, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स।
अब मान लो गवर्नमेंट को इस साल 40 लाख करोड़ की इनकम हुई और एक्सपेंसेस है 50 लाख करोड़ के, तो 10 लाख करोड़ की कमी आ गई। इस गैप को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब ये 10 लाख करोड़ गवर्नमेंट लाएगी कहाँ से? क्या गवर्नमेंट किसी बैंक से लोन लेती है? कभी कभी, लेकिन सबसे बड़ा सोर्स है पब्लिक से लोन लेना, और इसी के लिए गवर्नमेंट इशू करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बॉन्ड क्या होता है? चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हमें 10,000 रुपये बोरो करने हैं। आप गवर्नमेंट को 10,000 रुपये दे देते हो। गवर्नमेंट आपसे एक एग्रीमेंट करती है। उस एग्रीमेंट में लिखा होता है हम आपसे 10,000 रुपये बोरो कर रहे हैं, हर साल आपको इंटरेस्ट देंगे और 10 साल बाद आपके 10,000 रुपये आपको वापस कर देंगे। इसी एग्रीमेंट को कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। मतलब बॉन्ड कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। बॉन्ड एक्चुअली एक लोन एग्रीमेंट है। आप लेंडर हो, गवर्नमेंट बोरोवर है। जैसे बैंक आपको एफडी पर इंटरेस्ट देता है, वैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड पर इंटरेस्ट देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एफडी में बैंक को आप लोन देते हो और बॉन्ड में आप गवर्नमेंट को लोन देते हो। अब देखते हैं कि बॉन्ड के अंदर लिखा क्या होता है। सपोज गवर्नमेंट ने इशू किया है एक बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू है 10,000 रुपये, कूपन रेट है 7% और मेच्योरिटी है 10 साल की। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेस वैल्यू मतलब गवर्नमेंट कितना पैसा बोरो किया। यहाँ 10,000 रुपये फेस वैल्यू है। 10 साल बाद गवर्नमेंट एग्जैक्टली यही अमाउंट वापस करेगी, ना ज़्यादा ना कम। कूपन रेट, अब गवर्नमेंट फ्री में पैसा तो नहीं लेगी, इंटरेस्ट भी देगी। मान लो कूपन रेट 7% है, तो हर साल गवर्नमेंट आपको 7% 10,000 पे यानी कि 700 रुपये इंटरेस्ट देगी। ध्यान रहे ये 700 रुपये हर साल सेम रहेंगे, चाहे मार्केट में बॉन्ड की प्राइस ऊपर हो या नीचे हो। इसे फिक्स्ड ईयरली इंटरेस्ट भी बोलते हैं। आप समझते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब गवर्नमेंट कब तक प्रिंसिपल वापस करेगी। अगर बॉन्ड 10 साल का है तो 10 साल बाद गवर्नमेंट आपको आपके 10,000 रुपये वापस कर देगी। तो अब तक स्टोरी सिंपल है। गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये बोरो किए, हर साल आपको 700 रुपये इंटरेस्ट दिया और 10 साल बाद आपको 10,000 रुपये आपके वापस कर दिए। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। क्या बॉन्ड को बेचा जा सकता है? मान लो आपने बॉन्ड खरीदा 10 साल के लिए, लेकिन 2 साल बाद आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ गई। तो क्या आपको 10 साल तक वेट करना पड़ेगा? नहीं, आप ये बॉन्ड किसी और इन्वेस्टर को बेच सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बेचते हो। बॉन्ड की भी अपनी मार्केट होती है और यहाँ शुरू होती है बॉन्ड प्राइसिंग। अब बॉन्ड प्राइस कैसे चेंज होती है? सपोज आपके बॉन्ड का कूपन है 7%, हर साल आपको 700 रुपये इंटरेस्ट मिलेंगे। अब मान लो 1 साल बाद आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम कर देती है। अब गवर्नमेंट नए बॉन्ड्स इशू कर रही है सिर्फ 5% वाले कूपन के साथ। अब सोचो अगर मार्केट में दोनों बॉन्ड अवेलेबल है, बॉन्ड ए 7% कूपन वाले और बॉन्ड बी 5% कूपन वाले, तो आप कौन सा कूपन खरीदोगे? ऑब्वियसली 7% वाला। सब लोग वही बॉन्ड खरीदेंगे। इससे डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो उस बॉन्ड की प्राइस बढ़ने लगेगी। मान लो आपका बॉन्ड 10,000 वाली फेस वैल्यू का है, अब मार्केट में वो 11,000 रुपये में बिक रहा है क्योंकि उसका कूपन मार्केट के लिए नए बॉन्ड से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पे आता है यील्ड। यील्ड क्या होता है? अब मान लो मैं आपसे बॉन्ड 11,500 में खरीद लेता हूँ, गवर्नमेंट मुझे कितना इंटरेस्ट देगी? क्या गवर्नमेंट मुझे 11,500 पर इंटरेस्ट देगी यानी कि 805 रुपये? नहीं, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉन्ड किस प्राइस पे बेचा गया है। गवर्नमेंट सिर्फ ओरिजिनल एग्रीमेंट को फॉलो करती है। हर साल आपको 700 रुपये ही मिलेंगे और मैच्योरिटी पर आपको फेस वैल्यू ही रिटर्न करेगी। सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड किस प्राइस पर ट्रेड हुआ उससे गवर्नमेंट की पेमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने 11,500 इन्वेस्ट किए और आपको 700 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका एक्चुअल रिटर्न जो 7% था वो नहीं रहेगा, आपका अब इंटरेस्ट रह जाएगा 6.1%। इसी एक्चुअल रिटर्न को बोलते हैं यील्ड। अब नोटिस करो कि कूपन अभी भी 7% है लेकिन यील्ड 6.1% रह गया है क्योंकि आपने बॉन्ड महंगे में खरीदा है। अब ऑपोजिट सिचुएशन को देखते हैं। मान लो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है, अब नए बॉन्ड्स 9% कूपन के साथ आ रहे हैं। अब मार्केट में पुराना 7% वाला बॉन्ड कौन खरीदेगा? कोई नहीं। अगर कोई खरीदेगा भी तो उसे डिस्काउंट पर। अब मान लो उस बॉन्ड की मार्केट प्राइस गिरकर 9,000 हो गई, तो गवर्नमेंट फिर भी उसे 700 रुपये इंटरेस्ट देगी, यानी कि 9,000 पे 700 रुपये, यानी कि 7.8% का यील्ड। तो देखा आपने, कूपन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस चेंज हुई और यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इसीलिए गोल्डन रूल याद रखो, बॉन्ड प्राइस ऊपर जाती है तो यील्ड नीचे आती है और अगर बॉन्ड प्राइस नीचे जाती है तो यील्ड ऊपर जाता है। ये रिलेशनशिप हमेशा इन्वर्स में होता है और इसी वजह से टीवी पर आप जब सुनते हो कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स आर राइजिंग, तो इसका मतलब होता है कि बॉन्ड प्राइसेस गिर रहे हैं और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे। अब एक और इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, ट्रेजरी बिल्स या सिंपली टी बिल्स। ये भी गवर्नमेंट ही इशू करती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल या 30 साल, लेकिन टी बिल्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए होता है, नॉर्मली 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, टी बिल्स में जनरली कूपन नहीं होता, गवर्नमेंट इंटरेस्ट अलग से नहीं देती। तो फिर इन्वेस्टर कमाता कैसे है?
डिस्काउंट से। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोलती है आज मुझे 980 रुपये दो, 91 डेज बाद वो आपको 1000 रुपये वापस कर देंगी। तो आपने 980 इन्वेस्ट किए और 91 डेज बाद आपको 1000 रुपये मिल गए, तो 20,000 का प्रॉफिट, यही आपका रिटर्न है। इसीलिए टी बिल्स को जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता। इन्वेस्टर का पूरा रिटर्न परचेस प्राइस और मेच्योरिटी प्राइस के डिफरेंस से ही आता है। अब समझते हैं रियल वर्ल्ड कनेक्शन। आप सोच रहे होंगे कि ये सब हमें क्यों जानना चाहिए, क्योंकि जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज करती है तो सबसे पहले बॉन्ड मार्केट रिएक्ट करता है। बॉन्ड मार्केट से ही बैंक्स डिसाइड करती है कि लोन्स कितने महंगे होंगे, कंपनी डिसाइड करती है बोरो करना सस्ता है या महंगा, और इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि स्टॉक खरीदना चाहिए या बॉन्ड्स। इसीलिए दुनिया भर के प्रोफेशनल इन्वेस्टर सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही नहीं, वो बॉन्ड मार्केट को भी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो आज इस एपिसोड में हमने समझा कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिसेशन, डिप्रेशन, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कूपन, यील्ड एंड बॉन्ड प्राइसिंग। तो अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि हर कंट्री की अगर अपनी करेंसी होती है तो डॉलर और रुपी का एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, यानी कि फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है। और हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम क्या होता है, एनएससी, बीएसई और अदर स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करते हैं। तो देखते रहिए जीरो टू क्वांट। थैंक यू, बाय बाय।